वापस बोलो एक बार गुड मॉर्निंग। गुड। स्कूल फीलिंग। हाँ बोलो 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 आप। तीसरी कहाँ है? रोज एक मिस रहता है कैसा? अच्छा अवंती मिस है। ओके चलो एनीवे अच्छी बात है। संडे को बहुत से लोगों ने प्लानिंग बना लिया है। नहीं लेकिन मेरा प्लानिंग ऐसा कि वैसे ही है, मैं आने वाला हूँ बराबर है। दस के बाद हमारे सेमिनार है भाई। हाँ 10 को सेमिनार है। एनीवे देखो एक सेकंड लेक्चर मुझे लेना है ना, तो का लिवरेज की डिस्कशन का जितना भी डिस्कशन था वो सब कंप्लीट कर दिया मैंने। लेकिन अभी जो डिस्कशन करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। सेकंड लास्ट बेंच में कोई सो रहा है? हाँ सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, पूरे टॉपिक का क्रक्स है। और नो डाउट टेक्निकल डिस्कशन ज्यादा होगा उसमें। और उसमें जो जो कॉन्सेप्चुअल थियरी वाला पार्ट था, मैंने कहा ना 2 टाइप की थियरी आती है, एक तो प्लेन थियरी, कॉन्सेप्चुअल थियरी। और उसी डिस्कशन से आप हर एक कॉन्सेप्चुअल थियरी को टैकल कर पाओगे। मेरे पास एक्चुअली वो पेपर लाना भूल गया, अदरवाइज 3 क्वेश्चंस थे, नहीं 4 क्वेश्चंस थे लिवरेज से प्रीवियस अटेम्प्ट में। इट वाज वेरी डैम सिंपल क्वेश्चन। एक पे तो कुछ ऑपरेटिंग नहीं, कंबाइंड लिवरेज फाइंड करना था, ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लिवरेज दिया था। और 2-3 क्वेश्चंस थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे। लेकिन हाँ जिसने लेक्चर्स बराबर से अटेंड किए, घर पे प्रॉपर होमवर्क किया, उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं कल डिस्कस कर लूंगा आपके साथ कि वो क्वेश्चंस क्या थे। अब इसकी जेन्युइन प्रॉब्लम है। वो दिल्ली वाले को क्या है ना, बेचारों को अच्छी हवा नहीं मिलती ना वहाँ पे, तो सुबह उठ के योगा करने जाता है। हाँ योगा करके फिर यहाँ पे आता है, अच्छी हवा लेके आता है, मेडिटेशन करता है। हाँ क्या? अच्छा लेकिन उससे पहले हम लोग काम करते हैं कि थोड़ा एमसीक्यू सॉल्व करके अपने कॉन्फिडेंस को थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं कि एटलीस्ट वो समझ में आएगा कि एमसीक्यू सॉल्व हो पा रहा है। तो आई थिंक स्टार्ट विद डिसेंडिंग ऑर्डर। हम डिसेंडिंग ऑर्डर से स्टार्ट करेंगे। एमसीक्यूज 50, क्वेश्चन नंबर 50 फास्ट। आई थिंक एक सेकंड, एमसीक्यू सॉल्व करने का सीधा रूल, 1 मिनट 2 मिनट, ओ प्लीज पे अटेंशन। कोई भी बीच में 0.01% में डिस्कशन नहीं करेगा। द मोमेंट यू डिस्कस मैं बोलना बंद कर दूंगा, क्योंकि रीजन क्या होता है, सब लोग अंदर अंदर डिस्कशन करते हैं और मुझे बोलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए प्लीज रिक्वेस्ट यू, कोई भी, मैं एवरी सिंगल क्वेश्चन आई डिस्कस। आपको आता है आप आगे बढ़ सकते हो, लेकिन बेटर ये होगा कि मेरे साथ चलोगे तो मैं हर पॉइंट पे डिस्कशन करते हुए चलूंगा। रिक्वेस्ट कर रहा हूं अंदर अंदर डिस्कशन जैसे हुआ मैं एमसीक्यूज वाइंड अप कर दूंगा। मैं एक भी एमसीक्यू सॉल्व नहीं कराऊंगा, आपके लिए होमवर्क बन जाएगा, क्योंकि वो मुझे इरिटेट होता है। मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, आप अंदर अंदर डिस्कशन कर रहे हो और इतने बच्चे बैठे हुए हैं, सब अंदर अंदर डिस्कशन करेंगे तो मेरे लिए बोलना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसीलिए सिर्फ मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। मैं वर्ड टू वर्ड डिस्कस करूंगा, एवरी सिंगल क्वेश्चन आई डिस्कस। आपको आ रहा है आप आगे बढ़ो, नहीं आ रहा है मेरी बात को सुनो। इज दैट क्लियर? लेकिन कहीं पे डिस्कशन नहीं चाहिए, ठीक है ना? ओके पहले बताओ, मैंने कुछ बातें एक बार रिवाइज कर लूं, थोड़ा थोड़ा रिकलेक्ट करा दूं सारी बातों को। क्या ध्यान रखना है एमसीक्यू सॉल्व करने में? देखो एमसीक्यूज का मतलब ही है बेस्ट। आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें से बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। बेस्ट सिलेक्ट करने का मतलब क्या हुआ, हो सकता है कि चारों 4 करेक्ट है, लेकिन 4 में से बेस्ट क्या है दैट यू नीड टू सिलेक्ट। और बेटर ये होगा कि 10 एमसीक्यूज मेरे साथ साथ चलो तो आपको रिदम आ जाएगी, और जैसे रिदम आ गई फिर आप आगे बढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पूरे टॉपिक को डिवाइड करना सीखो बेटा। नोट्स अभी आपको मिलेगी ना, उसमें मैंने लिवरेज की समरी बना के दिया है, तो उस समरी को देखना। और बाकी हर टॉपिक समरी मैंने नहीं बनाई है, मैं एक्सपेक्ट करता हूं, मैं ऑलवेज प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में एक्सपेक्ट करता हूं कि बच्चा खुद अपनी समरी बनाए। टॉपिक को अगर ब्रॉडली सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने टॉपिक स्टार्ट करने से, मैंने डायरेक्टली लिवरेज से स्टार्ट नहीं किया था। पहले मैंने उसके लिए जो बेस की रिक्वायरमेंट थी, और वो बेस क्या था आपका,
बहुत सारे रेशियोज पे डिस्कशंस थे, इनकम स्टेटमेंट पे डिस्कशंस था। मतलब मेजोरिटी फैकल्टी क्या असम्पशन लेती ये तो सब समझ में आता ही होगा, लेकिन मैं टोटली अपोजिट असम्पशन से चलता हूँ। मैं ऑलवेज ये असम्पशन लेता हूँ कुछ भी नहीं आता होगा, और उसी असम्पशन से पढ़ाता हूँ, और हर एक वर्ड को पहले क्लियर करते हैं कि ये वर्ड ऐसा था, ये वर्ड ऐसा था। उसके बाद फिर जितने भी टेक्निकल जार्गन्स हैं ये सब क्लियर करने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो टेक्निकल वर्ड्स की मीनिंग पता होता है तो फिर हम लोग फाइट नहीं करते ना। जब कॉन्सेप्ट आता है तो टेक्निकल वर्ड्स की मीनिंग को लेकर फाइट नहीं करते। अपेरेंटली एंड ऑब्जेक्टिवली हमारा और आपका, मतलब हम सबका टारगेट यही है कि सीएस एग्जीक्यूटिव फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है। लेकिन हर बच्चा अपने आप को, हर इंसान अपने आप को अच्छी तरह से पहचानता है। वो खुद क्या है, वो खुद से खुद की पहचान बहुत अच्छी होती है, और पता ही होता है वो खुद क्या कर रहा है। इतने रैंकर्स के जो आए थे उनके यहाँ पे बुला के उनकी बातों को शेयर कराने का लॉजिक यही था, रीजंस यही था कि आप भी उनकी तरह अपने टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज करो। कुछ बच्चे, कल मैं सेल्फ स्टडी सेशन में आया था, पढ़ रहे थे, अच्छी तरह से अपना काम कर रहे थे, लेकिन वही 2 आवर्स सफिशिएंट नहीं है ना। इसलिए घर पे जाके भी आपको, और बच्चे, कल मैं शुभम मेहता को देख रहा था, बैठा तो था लेकिन लॉस्ट था, कॉन्सेंट्रेशन लैक। सी इट्स नॉट पर्टिकुलर यू, इट शुड बी, ये बहुत से लोगों के साथ होता होगा, मेरे साथ भी होता था जो मैं पढ़ता था। बैठे तो हैं, वो पेरेंट्स के फोर्स में बैठ जाते थे, प्रेशर में बैठते थे, लेकिन एट द एंड लॉस रहते थे, सोचते कुछ और ही है। तो उससे बेटा रिजल्ट्स नहीं आना है, इसलिए समझ। और कुछ बच्चों को मैंने देख रहा था, इन्वॉल्व थे, बोल बोल के कर रहे थे, हाँ कर रहे थे, सोचने की कोशिश कर रहे थे। तो उससे क्या होता है ना, जब वो बच्चा इन्वॉल्व होता है ना तो उसका कॉन्सेंट्रेशन उसमें आ जाता है। कॉन्सेंट्रेशन भले थोड़ा वापस जाता है तो वापस आता है, जाता है तो वापस आता है। लेकिन जो बच्चा ऐसे ही बैठा रहता है, पैसिव बैठा रहता है, वो अपने आप को कॉन्सेंट्रेशन में नहीं लेके आ पाता है, और जब तक कॉन्सेंट्रेशन में नहीं लाओगे वो कनेक्ट नहीं कर पाओगे। और हम, मुझे लग रहा है ये सेल्फ स्टडी सेशन स्टार्ट किए भी मुझे लग रहा है 10-15 दिन तो हो गए ना, ज्यादा हो गए जो भी होगा, लेकिन अब तक मुझे लग रहा है बॉडी और माइंड दोनों रूटीन में आना चाहिए, हैबिट हो जानी चाहिए। चलो ठीक है, किसी को 10 दिन जल्दी हैबिट होगी, किसी को 10 दिन बाद में हैबिट होगी, लेकिन बेटा शुभम यही कह रहा हूं कि सबके लिए, इन जनरल सबके लिए है, जो बैठ के लॉस्ट रहता है वो अपने आप को कन्विंस करे, नहीं भाई मुझे ध्यान देना पड़ेगा। कोई टाइम बाउंड भी तो है ना। अभी मुझे नहीं पता है कि आप लोग सेल्फ स्टडी ट्रैकर को कितना, मुझे कल ये बता रहा था, परसों के दिन गायकवाड़ बता रहा था कि बच्चे इतना सिंसियरली नहीं ले रहे सर। नहीं, करेक्ट है, बट आई थिंक आप चीजों को समझोगे, ये छोटी छोटी बात है। अभी जिसने लिया होगा ना, उसका लेके एक बार फिर मैं आपको बताऊंगा, तब आपको लगेगा अरे काश मैंने किया होता तो अच्छा था। ठीक है ना। मैंने जो, एक सेकंड, जो मैंने दिया है वो मेरी पैटर्न के अकॉर्डिंग, मैंने मेरी सोच के अकॉर्डिंग दिया होगा, लेकिन जब मैंने मेरी सोच डाली होगी तो मैंने उससे बच्चों के व्यूज ही लिए होंगे ना। आपको उसमें कोई चेंज करना है तो यू कैन चेंज योर, मतलब आप अपनी डायरी खुद बनाओ, एक डायरी है ना आपकी ये, तो जरूरी थोड़ी है कि जो फॉर्मेट मैंने दी हुई फॉर्मेट फॉलो करनी है आपको। यू कैन फॉलो योर ओन फॉर्मेट, बट प्रिपेयर योर ओन डायरी। ये बात वही है ना, ये 100 में से 2 करते हैं, और 100 में से 2 इसीलिए वो एक्सक्लूसिव बनते हैं। इसलिए आई थिंक इट्स अगेन सब्जेक्टिव है, मैं कोई सबके जाके डंडा नहीं कर सकता हूं, लेकिन एटलीस्ट ये डंडा तो जरूर करूंगा आप पे कि आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि विशाल की बात करूं, इनिशियली बहुत अच्छा टेम्पो दिख रहा था, अभी धीरे धीरे वो क्या, मुझे पता नहीं, इश्यू ऑफ शेयर स्टार्ट किया इसीलिए क्या, लेकिन वापस बोल रहा हूं कि ये सब टॉपिक आने वाले हैं। तो जितना सिंसियरली आप लोग अपनी एक्टिविटी को इनिशियली रखते हो, उतनी सिंसियरली आपको थ्रू आउट दी दिसंबर एंड तक रखनी पड़ेगी। जब तक आप ये मेंटेन नहीं कर पाओगे, कुछ बच्चों के नाम मुझे पता है, इसमें नाम ले रहा हूँ, बच्चों के नाम मुझे याद करने में दिक्कत होती है, लेकिन इन जनरल ये बच्चे सारी बातें समझ लें कि हमारा आपका दोनों का टारगेट दिसंबर 2020 है। बच्चों एक स्ट्रोक में एग्जीक्यूटिव क्लियर कर लो, आप सीएस बन गए, यू आर सीएस, फिर आपको सीएस बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। जो एक ग्रुप दे रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही ग्रुप दो, आपको अगर ऐसा लग रहा है एक ही ग्रुप देना है एक ही ग्रुप दो, लेकिन एफएम अकाउंट्स उस तरह से प्रिपेयर करो कि दिसंबर में भी एग्जाम जाके दोगे तो 70 आना चाहिए, और 60 पे एग्जाम्पशंस है। मैंने उन सभी बच्चों के लिए बातें शेयर बराबर से करके रखी है, क्योंकि जब आप जैन में वापस आओगे तो जैन 18-20 को बैच स्टार्ट होते हैं, तो जैन तो ऑलमोस्ट चला गया, बचा क्या, फेब, मार्च, अप्रैल, मई। डू यू थिंक कि 4 महीने के अंदर 2 जून को एग्जाम है?
डू यू थिंक 4 महीने के अंदर सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा? तो हाउ यू गोइंग टू मैनेज सेकंड ग्रुप? जो बच्चे एक ग्रुप की बात कर रहे हैं उसकी बात कर रहा हूं मैं, जो एक ग्रुप के बारे में सोच रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं, उनके थॉट को डायरेक्शन दे रहा हूं। तो कैसे मैनेज होगा आपका सेकंड ग्रुप? कैसे मैनेज होने वाला है जून के अंदर? जब 2 सब्जेक्ट यहां पे परफेक्ट हो गए होंगे, आपका कौन से दोनों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एकदम परफेक्ट बन गए, तो आराम से मैनेज होगा। 2 सब्जेक्ट थियोरेटिकल मैनेज हो जाएंगे 4 महीने में, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन प्रैक्टिकल मैनेज होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। प्रैक्टिकल को मैनेज करने के 10 महीना चाहिए, तब जाके थोड़ा बहुत डाइजेस्ट होगा। तो आई होप यू टू अंडरस्टैंड, व्यू पॉइंट समझ पा रहे हो, और उसी डायरेक्शन में मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप मेहनत करते होंगे। बहुत सारे पेरेंट्स आए थे मीटिंग में, और पेरेंट्स के भी जोश को देखा तो ऐसा लगता है कि पेरेंट्स बेचारे कितने टेंशन में रहते हैं, कितने प्रेशर में रहते हैं, कैसे कैसे पैसा मैनेज करके वो पैसा देते हैं। तो बच्चों को समझना चाहिए कि उनकी हार्ड अर्न मनी को हम लोग पास कर देंगे तो वो कितने खुश होंगे, और वो उनको पैसा खलेगा नहीं मतलब उनको ये फील नहीं होगा कि हमारा पैसा वेस्ट हुआ, हमारे बच्चे ने कुछ कर दिखाया। और खास करके जो है ना, अभी रिसेंटली ऐसे इंसिडेंट्स आए हुए हैं जिससे 1-2 एडमिशंस फोर्सफुली कैंसिल करने पड़े। पेरेंट्स जो बच्चे बाहर से आए, मैं उनके साथ शेयर करना चाहूंगा, पेरेंट्स बड़ी एक्सपेक्टेशन से यहां भिजवाते हैं, आपको कोई फालतूपना करने के लिए यहां नहीं भिजवाते, आपको कोई यहां पे रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए नहीं भिजवाते हैं। इसीलिए यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड, पेरेंट्स वहां बैठे हुए हैं, क्या पता उनको क्या पता कि उनका बच्चा क्या कर रहा है यहां पे। और हमारी भी तो एक लिमिटेशंस हैं। क्या आप हॉस्टल में जाके क्या करते हो, क्या हम देखने को आएंगे क्या आपको? प्रेस्टीज पॉइंट में ऑलमोस्ट 70% स्टूडेंट्स आउट ऑफ पुणे के हैं। तो क्या आपके पेरेंट्स ने, जिन पेरेंट्स ने आपको पुणे के बाहर से जो आए हुए हैं, क्या उन पेरेंट्स ने आपको इसीलिए यहां पे भिजवाया है कि आप यहां पे आके फालतू बना करो? ये तो आपकी सेल्फ डिसिप्लिन है ना दोस्तों। जब तक आप आपकी सेल्फ डिसिप्लिन में नहीं रहोगे, अब आप आपको कंट्रोल नहीं कर पाते हो, तो आप खाक करने वाले हो सीएस। उससे अच्छा बेटर कि वापस पैक अप योर बैग एंड गो बैक। We are striving, we just, day night we think only one thing कि how to get results। लेकिन क्या एक ही डायरेक्शन, एक ही बंदा सोचेगा, एक ही टीम सोचेगी तो क्या उसे रिजल्ट आने वाले हैं क्या? और ये फैक्ट और रियलिटी है कि 100% बच्चे पास नहीं होंगे, और वो खुद से पूछ लो। और ये फैक्ट, और ये अगर सिंसियरली किया जाए तो 100% बच्चे पास भी हो सकते हैं। लेकिन अपने आप से एक बात कर लो कि मुझे कर दिखाना है, 3 दिन मिलने वाले हैं। ये भाषणबाजी इसीलिए कर रहा हूं कि 3 दिन बच्चा स्पॉइल ना कर दे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एंजॉयमेंट बंद कर दो, ठीक है, बंद कर दिया तो भी कोई गलत नहीं होना है, कोई पार्ट नहीं टूटना है। लेकिन 3 दिन अगर यूटिलाइज कर लोगे, जो सब्जेक्ट आपका वीक है, मुझे अच्छा लगा था, रिमरिम से बात कर रहा था मैं उस दिन, कल ही बात कर रहा था, उसकी कोई फ्रेंड अमरावती की, मतलब जाके उसके चली जाओ, नहीं 3 दिन में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स वीक है तो उसको मैं जरा थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस कर लूंगी ना। तो दैट्स व्हाट इट शुड बी। आपको पता है कि आप कहां पे वीक हो, आपको पता है कि मुझे कहां दिक्कत आई थी 10, 15, 20 दिन में। आपको नहीं लगता है 3 दिन की अपॉर्चुनिटी मिली है तो उसको एनकैश करना चाहिए कि उसको वेस्ट करना चाहिए? दैट्स ऑल अप टू यू। अगेन उसमें भी वो 4-5% ही कोरम है, इतना बोलने के बाद भी वो 100% कोरम नहीं करने वाली है, कन्विंस ही नहीं कर सकती अपने आप को। स्टिल जितना कर सकते हो अपने आप को कन्विंस करके, वो 3 दिन के लिए, ये 15 मिनट भी जो मैंने स्पेंड किए वो 3 दिन के लिए स्पेंड किए। आपकी मैंने अब तक टेस्ट सीरीज बंद करवा दी थी, लेकिन नेक्स्ट वीकेंड से आपका जैसे ही आप 12th को रिज्यूम कर रहे हैं, 9, 10, 11, 12 को रिज्यूम करोगे तो वो फ्राइडे को आपकी टेस्ट होगी, एंड दैट टेस्ट विल बी ऑन अगेन टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड लिवरेज कंबाइंड टेस्ट। और नेक्स्ट वीकेंड पे टेस्ट होगी आपकी मार्जिनल कॉस्टिंग पे। किस पे टेस्ट होगी? आपकी मार्जिनल कॉस्टिंग पे। तो मतलब आपके दोनों वीक, क्योंकि उस दोनों वीक में ऐसा ना हो जाए, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं वापस अगर आपकी टेस्ट में कोई इंडिसिप्लिन दिखी, आई एम वेरी इंप्रेस एंड वेरी हैप्पी विद द वे यू आर मेंटेनिंग योर डिसिप्लिन इन सेल्फ स्टडी सेशन। बट द ओनली वन कंसर्न दैट बाय 6:40 यू शुड बी इन योर क्लासरूम। 6:30 आपके क्लासरूम में ही होना चाहिए। एंड सेम डिसिप्लिन आई एक्सपेक्ट ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, ड्यूरिंग टेस्ट, कि आप लोग कोई कॉपी नहीं करोगे, 0 मार्क्स आए चलेगा,
लेकिन आपका खुद का मुझे एनालिसिस करना है कि कौन सा बच्चा वीक पढ़ रहा है, तो उसको लेके मुझे एडिशनल सेशंस अगर अनाउंस करने हैं तो एडिशनल सेशन अनाउंस कैसे कर पाऊंगा, विदाउट एनालिसिस कैसे होगा, और एनालिसिस गलत हुआ तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो कौन सी टेस्ट आपकी होगी नेक्स्ट, नॉट हाँ कमिंग फ्राइडे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड लिवरेज, वापस टाइम वैल्यू मनी, एंड नेक्स्ट टेस्ट विल बी ऑन मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग आपका हो चुका है, करेक्ट है। इसीलिए आपको भी मतलब उस टाइम पे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होने नहीं वाले हैं, लेकिन आपको पता है कि मुझे इतना पढ़ना पड़ेगा, और मैं टेस्ट थोड़ी टफ सेट करूंगा। टफ नहीं रहेगा, जितने भी क्वेश्चंस होंगे सब आपके मार्जिनल कॉस्टिंग में जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे प्रीवियस एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस होंगे। एवरी सिंगल क्वेश्चन विल फ्रॉम पास ईयर एग्जामिनेशंस। मतलब ये मत समझ आए टफ है, मतलब वही आपके क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। अगर मान लो आपने उसमें मैं 50 मार्क्स की 50 या 40 मार्क्स की टेस्ट सेट करूंगा, उसमें से अगर आपने आउट ऑफ लेके आया तो समझ लो कि आप 500% आप पास हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि आपने मेहनत की है। ट्राई टू स्कोर मोर देन 90% बोला है मैंने। आई होप यू डू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से। तो आपको 3 दिन स्पॉइल मत करना, जो आपकी वीकनेस है और खास करके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वीकनेस है, एंड जेन्युइनली मैं आपके साथ शेयर करूं तो मैं बहुत स्लो चल रहा हूं। जो टाइम मैंने प्रीवियस बैच में लिया था, उससे प्रीवियस बैच में लिया था, उससे कई गुना ज्यादा टाइम मैं यहां पे स्पेंड कर रहा हूं। मुझे टाइम से प्रॉब्लम नहीं है, मैं टाइम ज्यादा दे सकता हूं, लेकिन आपको भी आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करना है। जिनके लेक्चर्स मिस आउट हुए हैं, अपने लेक्चर्स को देखते हुए चलेंगे। इश्यू ऑफ शेयर्स पे जिसका कॉन्फिडेंस नहीं है, मैंने कल लिंक शेयर कर दी थी, उसी सीक्वेंस में आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, वो देखना स्टार्ट करोगे, ठीक है। अब लिवरेज की जब बात करता हूं तो मुझे बताओ, क्या सबसे पहले हमने रेशियो पे डिस्कशन किया था, फिर उसके बाद अभी मैं सिर्फ आप रिकलेक्ट कर लो सारी बातें। क्या वेरिएबल कॉस्ट बताया था मैंने, क्या फिक्स कॉस्ट बताई थी मैंने कहा था पूरा ये टॉपिक पूरा 2 फिक्स कॉस्ट पे चल रहा है, नंबर 1 एंड नंबर 2 फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट के एग्जांपल्स, रेंट एंड डेप्रिसिएशन। फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट के एग्जांपल्स, प्रेफरेंस डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। जब भी हम इंटरेस्ट की बात करेंगे, लॉन्ग टर्म डेट का इंटरेस्ट है क्या, अच्छा स्मॉल आई मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलो, या तो परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट बोलो। रेट जब भी वर्ड आया तो परसेंटेज हो गया, क्या हो गया ये आपका परसेंटेज। कैपिटल आई, क्या कैपिटल आई फाइंड करने को आता है क्या आपका ये। पीवी रेशियो एंड पीवी रेशियो का एक और नाम, पीवी रेशियो एंड वेरिएबल कॉस्ट रेशियो आर कॉम्प्लीमेंट्री टू पीवी रेशियो 20%, सो 80%। किसका, अच्छा आपके पास सेल्स दिया है, पीवी रेशियो दिया है, तो कंट्रीब्यूशन आएगा। कैसे, सेल्स को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या कंट्रीब्यूशन आ जाएगा क्या। अच्छा वेरिएबल कॉस्ट रेशियो दिया है, रेशियो मतलब परसेंटेज, और आपको सेल्स दिया है, तो क्या वेरिएबल कॉस्ट अमाउंट फॉर्म में आएगा। कैसे, से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा क्या आपका ये। ओके उसके बाद मुझे बताओ सेल्स के 4 फॉर्मूले। पीवी कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन रेशियो, वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स डिवाइड बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो, ब्रेक इवन सेल्स डिवाइड बाय ब्रेक इवन रेशियो। रट्टा होना चाहिए, तो इसको कोई दिक्कत, ठीक है। इसमें ये एप्लीकेशन नहीं आएगा, लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग याद रखना है। एक फॉर्मूला बता रहा था हितेन, विच इज ब्रेक इवन सेल्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स इज इक्वल टू टोटल सेल्स। इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्री माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। रुक जाओ, क्या कॉस्टिंग यहाँ पे रुक जाता है क्या। कॉस्टिंग इससे आगे क्यों नहीं जाता है, क्योंकि आगे जो भी आने वाला है वो कौन सी कॉस्ट आने वाली है, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट आने वाली है। तो फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट से कॉस्टिंग को लेना देना वो कॉस्टिंग, वो एक्सपेंस तो है लेकिन कॉस्टिंग की कॉस्ट नहीं है, कॉस्टिंग की कॉस्ट नहीं है, इसीलिए कॉस्टिंग यहां पे रुक जाता है। लेकिन क्या आपका एज अ मैटर ऑफ फैक्ट क्या इनकम स्टेटमेंट उससे आगे बढ़ता है क्या। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाता है, कॉन्ट्री माइनस फिक्स कॉस्ट। ये फिक्स कॉस्ट, एक सेकंड, जब भी कहीं पे भी क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट वर्ड आया, अभी देखो एमसीक्यूज में क्या क्या आएगा, ऐसे भी लिखा होगा फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट, क्या लिखा होगा, तो मान लेना फिक्स कॉस्ट है, कौन सी कॉस्ट है। अब थोड़ा बात समझ के मुझे बताओ, मैं यहाँ पे एक थियोरेटिकल डिस्कशन कर लेता हूँ। ईबीआईटी तक, यहां सेल्स से लेके ईबीआईटी, सेल्स से लेके ईबीआईटी कौन सी एक्टिविटी, करेक्ट है, कौन सी एक्टिविटी। और ईबीआईटी के बाद बेटा है ना, 2 टाइप के रिस्क होते हैं, एक को कहते हैं बिजनेस रिस्क, दूसरा कहते हैं फाइनेंशियल रिस्क। सुनोगे ध्यान से, वन इज बिजनेस रिस्क, अनदर वन इज फाइनेंशियल रिस्क। बिजनेस रिस्क इज नथिंग बट वेरिएबिलिटी ऑफ ईबीआईटी, वेरिएबिलिटी ऑफ, नहीं समझेगा जो बोल रहा हूं।
एक बिजनेस में एक इनहेरेंट रिस्क होता है। कौन सा रिस्क होता है? जब हम बिजनेस के बारे में सोचते हैं तो क्या सोचते हैं? मान के चलो मेरा एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, तो मैं सोच रहा हूं अरे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा तो क्वालिटी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होगी कि नहीं होगी। मैंने टारगेट लिया है कि मुझे 10 लाख यूनिट्स बेचने हैं, क्या मैं इतने यूनिट्स बेच पाऊंगा कि नहीं बेच पाऊंगा। वेजेस मेरी वेरिएबल कॉस्ट है, क्या मुझे वर्कर्स को वेजेस ज्यादा पे करना पड़ेगा? क्वेश्चन मार्क। क्या मेरे मटेरियल की कॉस्ट ज्यादा लगेगी? क्वेश्चन मार्क। क्या ये सब जो सोच रहा हूं ये कौन सा रिस्क हुआ? बिजनेस रिस्क। कौन सा रिस्क हुआ? सेल्स कम होगा तो किसको अफेक्ट करेगा? बिजनेस को। अगर मान के चलो वेजेस का खर्चा बढ़ गया तो किसको अफेक्ट करेगा? बिजनेस को। अगर मान के चलो मटेरियल का खर्चा बढ़ गया तो किसको अफेक्ट करेगा? बिजनेस को। तो जब मैं बोल रहा हूं सेल्स होगा कि नहीं होगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर्ली कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो ये कौन से रिस्क की बात कर रहा हूं? आवाज नहीं आ रही है? समझ लो मेरी बात को। यहां पे मेरे बिजनेस में रिस्क है, मुझे नहीं पता कितना सेल्स होने वाला। आई डोंट नो अबाउट दिस, आई एम डाइसी अबाउट दिस कि आई एम जस्ट प्रेडिक्टिंग। होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जब ये सोच रहा हूं तो बिजनेस रिस्क के बारे में सोच रहा हूं, और ऊपर से मैंने बिजनेस करने के लिए बैंक से 10 करोड़ की लोन लेके रखी है। बैंक से कितने की लोन लेके रखी है? 10। देखो बिजनेस भी डाइसी है, बिजनेस भी क्या है? डाइसी। डाइसी मतलब आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि मेरा सेल्स अच्छा होगा कि नहीं होगा। तो अच्छा होगा कि नहीं, अच्छा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो मुझे बताओ ये कौन सा रिस्क? नहीं, बिजनेस हो सकता है, नहीं हो सकता है, कौन सा रिस्क? बिजनेस रिस्क। सेल्स होगा नहीं होगा, कौन सा रिस्क? बिजनेस रिस्क। क्या बिजनेस रिस्की है? ऊपर से मैंने 10 लाख की लोन लेके रखी है बैंक से, 10 करोड़ की लोन लेके रखी है बैंक से। तो बताओ 10 करोड़ की लोन लेके रखी है तो 10 करोड़ की लोन पे क्या आएगा? आवाज नहीं आ रही है? क्या 10 करोड़ की लोन पे इंटरेस्ट आएगा? मतलब बिजनेस रिस्क तो है ही, साथ में क्या फाइनेंशियल रिस्क भी आ गया क्या? आई होप यू कनेक्ट माय पॉइंट क्लियर। मतलब मेरा बिजनेस में सेल्स होगा कि नहीं होगा, डाइसी है। सेल्स होगा तो ईबीआईटी आएगा ना, सेल्स नहीं होगा तो ईबीआईटी कहां से आने वाला है? आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। इसलिए मैंने क्या बोला, सेल्स और ईबीआईटी पे, जो सेल्स और ईबीआईटी के बीच में कौन सी कॉस्ट आती है? सारी ऑपरेटिंग कॉस्ट आती है। कौन सी कॉस्ट आती है? ऑपरेटिंग। तो ये जो सेल्स और ईबीआईटी के बीच में जो रिस्क भी है वो कौन सा रिस्क है? नहीं है, बिजनेस रिस्क। कौन सा रिस्क है? आप मेरी बात को अभी भी नहीं समझ पा रहे बच्चे। सेल्स और ईबीआईटी के बीच में कौन सा रिस्क आया? क्यों बिजनेस रिस्क? सेल्स होगा नहीं होगा, ये जो फीलिंग हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो कौन से रिस्क को देख रहे हैं? फाइनेंशियल को देख रहे हैं कि बिजनेस को देख रहे हैं? आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? मेरा बिजनेस तो रिस्की है। चलो मैंने कैंप पे एक ब्रांच ओपन कर दी, यूनिक एकेडमी ने कैंप एरिया है यहां से 5 किलोमीटर दूर, तो वहां पे एक ब्रांच ओपन कर दी। स्टूडेंट्स आएंगे कि नहीं आएंगे, कितने आएंगे, ये सब क्वेश्चन मार्क है। तो बताओ कौन सा रिस्क? अब स्टूडेंट्स आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन क्लासरूम तो लेके रखा है, तो क्या उसका फिक्स एक्सपेंस स्टार्ट हो गया? कौन सा रिस्क? अरे यार क्लासरूम का फिक्स कॉस्ट कौन सा रिस्क है यार? ऑपरेटिंग है ना, तो कौन सा रिस्क हुआ? बिजनेस रिस्क। टीचर्स को अपॉइंट करके रखा है, क्या उनकी सैलरी पे करनी पड़ेगी? अब स्टूडेंट्स नहीं भी आए तो भी पे करना पड़ेगा, कौन सा रिस्क? बिजनेस रिस्क। ऑपरेटिंग वाला कौन सा रिस्क हो जाएगा? बिजनेस रिस्क। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बिजनेस होगा कि नहीं होगा, स्टूडेंट्स आएंगे कि नहीं आएंगे, कौन सा रिस्क? अब तो नई ब्रांच ओपन की है, ऊपर से बैंक से 10 करोड़ की लोन भी लेके रखी, तो बताओ क्या बिजनेस 10 करोड़ की लोन लेके रखी, तो 10 करोड़ की लोन में तो फाइनेंस है, डेट है, अरे हाँ है ना? क्या उस डेट पे इंटरेस्ट आएगा? इंटरेस्ट क्या है, वेरिएबल या फिक्स? चाहे बिजनेस हो या ना हो, क्या ये देना पड़ेगा? मतलब बिजनेस रिस्क तो था ही, क्या साथ में फाइनेंशियल रिस्क ऐड कर दिया क्या? आई होप यू कनेक्ट माय पॉइंट। मैंने कहा था आज का डिस्कशन प्योरली थियोरेटिकल, एक्चुअली मैं एमसीक्यूज पे जा रहा हूं, अदरवाइज मुझे नॉलेजेबल डिस्कशन करना है, टेक्निकल डिस्कशन करना है। किसका सपोर्ट है, क्या जो ध्यान देगा उस मेरी बात को समझ पाएगा, जो दोज हु हैव हंगर फॉर नॉलेज वो तो बहुत ध्यान से सुनेंगे, लेकिन जिनको फालतू लगता है वो तो सोएंगे, उसको बकवासी लगने वाली। ये बात समझ गया मेरी बात को? तो बिजनेस में ऑलवेज 2 टाइप के रिस्क होते हैं, नंबर 1 बिजनेस रिस्क, नंबर 2 फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क क्या डेट की वजह से आता है? किस वजह से आता है? क्योंकि डेट और प्रेफरेंस में क्या फिक्स ऑब्लिगेशन है क्या हमारा, तो उसकी वजह से हमारा फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाता है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। ईबीआईटी किसको बिलोंग करता है? ईबीआईटी का एक और नाम, ये किसको बिलोंग करता है? शेयर होल्डर्स एंड डेट। शेयर होल्डर्स जब बोलोगे तो इक्विटी प्रेफरेंस दोनों आ जाएंगे क्या आपके? ईबीआईटी में से क्या माइनस करेंगे? इंटरेस्ट। क्या मिलेगा? ईबीटी। ईबीटी कौन सी आइटम, प्री टैक्स या पोस्ट टैक्स? प्री टैक्स को पोस्ट टैक्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या मल्टीप्लाई बाय 1 - C करोगे क्या?
तो क्या मिल जाएगा? पैट मिलेगा क्या आपको? पैट कौन सी आइटम? पोस्ट टैक्स। और पोस्ट टैक्स को प्री टैक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या डिवाइड बाय 1 माइनस सी करोगे क्या? उसमें हाँ, इससे क्या मिलेगा? पैट। पैट में से क्या माइनस करोगे? पैट किसको बिलोंग करता है? शेयर होल्डर्स। क्या माइनस करोगे? प्रेफरेंस डिविडेंड। तो क्या मिलेगा? अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइड, हाँ, उसमें से क्या इक्विटी डिविडेंड दे देंगे क्या? तो क्या मिलेगा? रिटेन्ड अर्निंग। 3 फॉर्मूले मैंने आपको यहां पे सिखाए थे। ROI, ROI का एक और नाम, ROI का फुल फॉर्म रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ROI का एक और नाम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आराम से सोचना है। फॉर्मूला नहीं, जिसके रिटर्न की बात करते हैं वो डिनोमिनेटर में आएगा क्या? और उसकी इनकम कहां पे आएगी? न्यूमरेटर। बोलो फॉर्मूला। EBIT डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। सोचो कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या इक्विटी का फंड आएगा? अच्छा, इक्विटी का फंड कौन सा? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। हु आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी? शेयर होल्डर्स नहीं, इक्विटी शेयर होल्डर्स। एक सेकंड, कैपिटल एम्प्लॉयड में इक्विटी का फंड आएगा तो बैलेंस शीट को थोड़ा विजुअलाइज करो। क्या इक्विटी शेयर कैपिटल आता है? क्या वहां पे रिजर्व्स एंड सरप्लस भी आता है? तो इक्विटी का फंड कौन सा? बैलेंस शीट को विजुअलाइज करो तो क्या इक्विटी शेयर कैपिटल होगा प्लस रिजर्व्स एंड, सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल होगा कि उसमें रिजर्व्स एंड सरप्लस भी आ जाएगा? क्योंकि समझा दिया मैंने आपको बेटा, रिजर्व्स एंड सरप्लस किसको बिलोंग करता है? रियल शेयर होल्डर्स को। और कंपनी के रियल शेयर होल्डर्स कौन है? इक्विटी है। अजय ध्यान नहीं है, ये इक्विटी का फंड। दूसरा किसका फंड? प्रेफरेंस। प्रेफरेंस का फंड क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कितना सिंपल है यार। डेट का फंड क्या होता है? डिबेंचर। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स वो डेट का फंड है। नहीं, अब बैलेंस शीट समझ पाते हो ना? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में क्या इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस आएगा? क्या डिबेंचर आएगा? अब सुनो, कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या आएगा? बोलो। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड, तो क्या इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस क्या इक्विटी का फंड है? प्रेफरेंस का फंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डेट का फंड डेट डिबेंचर। कितना सिंपल। तो क्या कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट बन गया? बताओ ये तीनों की इनकम क्या है? EBIT। क्या EBIT ऊपर आ गया क्या आपका? ROE फुल फॉर्म इक्विटी। इक्विटी के रिटर्न की बात करते हैं तो क्या इक्विटी का फंड नीचे आएगा? इक्विटी के फंड को क्या नेटवर्थ कहते हैं क्या? नेटवर्थ में क्या क्या आता है? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। इक्विटी की इनकम पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। अगर प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तो ओनली पैट। EPS अर्निंग पर शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। बात समझ में आ रही है बच्चों को? मुझे बताओ, ये तीनों फॉर्मूले मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे सबसे पहले। ये बात हो गई थी, मैंने कुछ, अच्छा यहां से एक और मैंने एक थियोरेटिकल डिस्कशन कर दिया। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिस्क। नंबर 1 बिजनेस रिस्क, नंबर 2 फाइनेंशियल रिस्क। ये सबको कनेक्ट हो गया क्या? बिजनेस रिस्क मतलब ऐसे समझ लो सेल्स और EBIT के बीच का, और उसके बाद वाला कौन सा? फाइनेंशियल। इतना डिस्कशन के बाद मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूं। ये बार एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था प्रीवियस एग्जामिनेशन में, जिससे डिस्कशंस को ध्यान से सुना है। ऐसे कोई MCQs मैंने सॉल्व नहीं कराया था, लेकिन इट वाज क्वाइट नेचुरल कि डिस्कशन ध्यान से सुना है तो उसको आप 100% करेक्टली सॉल्व करके आओगे। मुझे बताओ, फिक्स्ड ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट की बात कर रहा हूं। अगर ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट नहीं है तो क्या होगा? मुझे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मत देना। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट नहीं है तो क्या होगा? जो बच्चे रिस्पांस नहीं कर रहे, रिस्पांस करेंगे सोचेंगे। मैंने आराम से वापस क्वेश्चन पूछ रहा हूं, और ये उन्हीं लोग वो लोग आंसर दे पाएंगे जिन लेक्चर्स बराबर से कनेक्ट हुए। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट नहीं है तो क्या होगा? अच्छा देख लो, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट नहीं है तो कुछ ऐसा होगा। ये रहा, क्या सेल्स का चेंज 10% आ रहा है और EBIT का चेंज भी कितना आ रहा है? 10%। ऑपरेटिंग लिवरेज का कनेक्शन किसके साथ, रिलेशन किसके साथ? सेल्स और EBIT, सेल्स और EBIT। तो मैंने आपसे पूछा ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट नहीं होगा तो क्या होगा? क्या डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज 1 आएगा? ध्यान से सुन लो, मैं बहुत धीरे धीरे डिस्कशन कर रहा हूं। हर एक पॉइंट को सोचना है, समझना है, फिर आंसर देना है। क्या अगर ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट नहीं होगा तो क्या होगा? सेल्स अगर 10% तो EBIT भी 10%। इसका मतलब फिक्स कॉस्ट न होने का लिवरेज नहीं मिल रहा है। लिवरेज मतलब बेनिफिट, बेनिफिट ऑन प्रॉफिट्स।
Benefit may be positive, may be negative due to involvement of fixed costs. Agreed? तो बताओ फिक्स कॉस्ट नहीं होगा तो क्या होगा? एक तो नंबर 1 देखो, दो आंसर, दो एमसीक्यूज. फिक्स कॉस्ट नहीं होगा तो एक तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज 1 होगा, 0 नहीं होगा, 1 होगा. बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है फिक्स कॉस्ट नहीं है तो ऑपरेटिंग लिवरेज 0. 0 नहीं होगा, क्या होगा? 1, बिकॉज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स. ईबीआईटी का चेंज 10% तो इसका भी चेंज 10%. 10/10 1. वापस बोल रहा हूं, फिक्स कॉस्ट नहीं होगा तो एमसीक्यूज 1 डिग्री ऑपरेटिंग लिवरेज 1 होगा. एमसीक्यूज 2 फिक्स कॉस्ट नहीं होगा तो जितना चेंज सेल्स में है क्या उतना ही चेंज ईबीआईटी में है. दोनों बात समझ में आई? गुड. एक सिचुएशन जो मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, आपने लिखा भी है, वहां पे फिक्स कॉस्ट कितना था? 60 था. कितना था? 60 था. ये सिचुएशन में ऑपरेटिंग लिवरेज कितना आ रहा था? 2 आ रहा था. एक सिचुएशन मैंने ये क्रिएट की थी जहां पे आपका फिक्स कॉस्ट मैंने इंस्टेड ऑफ 60 कितना ले लिया था? 1 लाख. और ये सिचुएशन में डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज कितना आ रहा था? 6. आराम से, ध्यान से. एमसीक्यूज, दो एमसीक्यूज बता दिए, थर्ड एंड फोर्थ. higher the operating fixed cost, higher the operating leverage, lower the operating fixed cost, lower the operating leverage. 4 MCQs बता दिए. समझा कि नहीं समझा? कनेक्ट हुआ क्या? 100% क्लियर. फिक्स कॉस्ट नहीं होगा तो क्या होगा? ऑपरेटिंग लेवरेज 1 होगा. फिक्स कॉस्ट नहीं होगा तो जितना सेल्स में इंक्रीमेंट है क्या उतना ही ईबीआईटी में इंक्रीमेंट होगा. फिक्स, हायर दी फिक्स कॉस्ट, हायर दी ऑपरेटिंग लेवरेज, लोअर दी फिक्स कॉस्ट. प्रीवियस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया था. किंगफिशर एयरलाइंस ने एयरक्राफ्ट परचेज की. क्या परचेज की? और उसमें फिक्स कॉस्ट इंकर्ड की. तो उसकी इंपैक्ट कौन से लिवरेज पे, इससे कौन सा लिवरेज इंक्रीज होगा? कौन सा लिवरेज इंक्रीज होगा? समझ में आया कुछ? ये क्वेश्चन कहीं पे मैंने सिखाया नहीं लेकिन फिर भी सिखा दिया. ऐसा तो जरूरी नहीं है ना कि जो एमसीक्यू सॉल्व करूंगा वही आएंगे. मेरा काम, बीइंग ए टीचर, मेरा काम ये होता है कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं. और जो कॉन्सेप्ट समझता है, सुनता है, देख रहा हूं बहुत सारे बच्चे सुन रहे, बहुत इन्वॉल्वमेंट से सुन रहे, और बहुत सारे बच्चे पैसे भी हैं. मेरा ध्यान उन्हीं बच्चों पे जो सुन रहे हैं मेरी बात को. चलो 100 में से 10 भी सुनेंगे तो भी वो 10 वो ध्यान रख के वो सारी बातें क्रैक करके आएंगे. 4 एमसीक्यू समझ में आ गए कि यहां पे है. अब ये सेम बात तो एप्लीकेबल करो फाइनेंशियल लिवरेज के लिए ना. अब वापस थोड़ी एग्जांपल लेके समझाऊं आपको. तो देखो जैसे ये बोला कि हायर दी ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, हायर दी ऑपरेटिंग लिवरेज, लोअर दी फिक्स कॉस्ट, लोअर दी ऑपरेटिंग लिवरेज, नो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट 1. और समझ में आ गया. सेम हायर दी फाइनेंशियल लिवरेज, हायर दी फाइनेंशियल लिवरेज, सॉरी हायर दी फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट, दी फाइनेंशियल लिवरेज, लोअर दी फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट, नो फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट. परफेक्ट. और सेकंड, जितना ईबीआईटी में चेंज होगा क्या उतना ईबीटी में चेंज होगा क्या? सेंटेंस बोल रहा हूं, सिखा भी दिया है, कनेक्ट करना है. ये जो बोल रहा हूं ना ये सब समरी है. कोई पूछे सर समरी क्या होती है? ये सब जो बोल रहा हूं ये बता रहा हूं एंड में क्रक्स बोल रहा हूं, ये सब समरी का पार्ट है. मुझे बताओ फाइनेंशियल in the absence of preference dividend, in the absence of percentage change in EBT, percentage change in PAT and percentage change in EPS same होगा? Not amount, percentage. That is important. Financial leverage relationship क्या EBIT और EBT का relationship है क्या आपका? और कंबाइंड लिवरेज क्या सेल्स और ईपीएस का रिलेशन आएगा क्या? ओरिजिनल फॉर्मूला तो बाय डिफॉल्ट दिमाग में थरो होना चाहिए. तो ओरिजिनल फॉर्मूला की बात करें तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईपीएस. जब अपनी सेल्फ स्टडीज करो तो याद रखने का तरीका, डिपेंडेंट ऊपर, उस पर जो डिपेंडेंट है वो नीचे. ऐसे रखो, ऊपर नीचे बोलो, क्या दिक्कत है? डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, डिपेंडेंट क्या है? ईबीटी. वो किस पे डिपेंडेंट है? ईबीआईटी. परसेंटेज चेंज इन ईबीटी डिवाइडेड परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी. डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स. इंटरप्रिटेशन आता है, बोलने की जरूरत नहीं है.
ये ओरिजिनल फॉर्मूला। लेकिन आपने देखा होगा जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए सबका शॉर्टकट फॉर्मूला सॉल्व किए हैं क्या? ऑपरेटिंग लिवरेज फॉर्मूला। अच्छा, एक और तरीका याद रखने का, क्या इनकम स्टेटमेंट में क्या डाउनवर्ड टू अपवर्ड? किस में? ओरिजिनल में, एंड शॉर्टकट में अपवर्ड टू डाउनवर्ड। तो मुझे बताओगे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला? ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी। कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला? इन द एब्सेंस ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड होगा तो एक सेकंड, फाइनेंशियल लिवरेज चेंज होगा, तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज इज इक्वल टू EBIT divided by EBIT minus I minus preference dividend divided by 1 minus T. Degree of combined leverage. Contri divided by EBIT minus I minus preference dividend divided by 1 minus T. एकदम क्लियर? ये फॉर्मूले के बेस पे सब कुछ क्लियर, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे, हमने किए भी थे, कहाँ कहाँ कुछ कुछ दिमाग लगाना था, कॉमन सेंस लगानी थी। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड कि हमने इतना रिवीजन लिया है, इसके बाद मैं पहले भी कह चुका हूं, इट्स नॉट अ कंफ्यूजन, इट्स लैक ऑफ प्रैक्टिस। अब आपका काम होना चाहिए, मैंने जितने एफर्ट्स देने थे उससे भी ज्यादा दे दिए। एक टीचर का काम क्या होता है? एक बार पढ़ाया फिर आगे बढ़ो। उसका काम ये नहीं होता कि बार बार रिवाइज करा लो। तो मैंने, मुझे जो एफर्ट्स देने चाहिए थे उससे ज्यादा एफर्ट्स दिए, तो अब आपको जो एफर्ट्स देने उससे भी ज्यादा एफर्ट्स दे दो, आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो एफएमएसएम में, इवन दो अकाउंट से भी। इज दैट क्लियर टू यू? इसमें कोई दिक्कत? आ जाओ एमसीक्यूज पे, क्वेश्चन नंबर 50। अच्छा, पहले तो एक बात मैं आपको बता दूं, एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले, जितने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैं सॉल्व करा रहा हूं ये एक एक एमसीक्यूज है। एवरी सिंगल प्रैक्टिकल क्वेश्चन इज वन एमसीक्यूज। इसीलिए गलती से भी उन प्रैक्टिकल क्वेश्चन को इग्नोर मत करना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो रहेंगे जो मैंने प्रैक्टिकली सॉल्व कराए यहां पे आपको, और वो आपको इवेंचुअली कैलसी पे कैसे सॉल्व करना है वो आना चाहिए। 3-4 बार प्रैक्टिस कर लो उसकी लिख के। जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊं तो उसके बाद 2 बार प्रैक्टिस करनी है। कितनी बार प्रैक्टिस करनी है? 2 बार। कल आपने किया होगा, आई होप सो। ठीक है, आ जाओ फास्ट, क्वेश्चन नंबर 50। एमसीक्यूज की बात कर रहा हूं। ऑपरेटिंग लिवरेज। अच्छा, एक और क्वेश्चन में अगर फाइनेंशियल लिवरेज दिया है और क्या दिया है? इंटरेस्ट दिया है, तो क्या मिलेगा? ईबीआईटी। ये तो 4 दिन से बोले जा रहा हूं, क्या मिलेगा? ईबीआईटी। और गलती से ऑपरेटिंग लिवरेज दे दिया तो क्या कंट्रीब्यूशन आ जाएगा? क्या कंबाइंड लिवरेज दिया तो भी क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। क्या थॉट को डायरेक्शन देना है आपको, ये स्टार्ट करो। ऑपरेटिंग लिवरेज कितना दिया है? 3:1। फाइनेंशियल लिवरेज कितना दिया है? 2:1। इंटरेस्ट चार्ज कितना दिया है? 20 लाख। अरे एक सेकंड, तुरंत दिमाग में कुछ आया क्या? क्या क्या मिल सकता है बताओ? फाइनेंशियल लिवरेज है, फाइनेंशियल लिवरेज कितना दिया है? 2। इंटरेस्ट दिया है कितना? 20 लाख। इससे क्या आ जाएगा? ईबीआईटी। और आपके पास ऑपरेटिंग लिवरेज दिया है, उससे क्या आ जाएगा? कॉन्ट्री। क्या आ जाएगा उससे? कॉन्ट्री। मतलब 3 बात तो ये, एक सेकंड कैलकुलेट नहीं करना है, पहले सोच लो। आगे क्या लिखा है? वेरिएबल कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स कितना है? 60%। तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? एक सेकंड, पहले ओरली डिस्कशन करें। देखो ओरली कितना फास्ट डिस्कशन हो रहा है, देखो आप फास्ट। क्या फाइंड करना है? वेरिएबल कॉस्ट अमाउंट फॉर्म वाला। क्या वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज फॉर्म में दिया है? कौन से फॉर्म में दिया है? परसेंटेज फॉर्म। सुनो मेरी बात को ध्यान से, रुको रुको रुको। क्या दिया है? पहले करो, सॉल्व मत करो, सुन लो पहले। क्या दिया आपके पास? एक सेकंड, एफएल दिया है, इंटरेस्ट दिया अमाउंट फॉर्म में, तो क्या मिलेगा? आवाज नहीं आई। और ओएल दिया है, क्या मिलेगा? कॉन्ट्री। रुक जाओ एक मिनट, क्या वेरिएबल कॉस्ट रेशियो दिया है? वेरिएबल कॉस्ट रेशियो एंड पीवी रेशियोज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। बताओ वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितना परसेंट है? 60%। तो आप मुझे बताओ पीवी रेशियो कितना होगा? कंट्रीब्यूशन अमाउंट फॉर्म वाला आ गया, कंट्रीब्यूशन रेशियो आ गया, तो क्या सेल्स आएगा? सेल्स इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन रेशियो। सेल्स आ गया, वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज से मल्टीप्लाई करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट आ गया। थॉट क्लियर? इसमें कोई भी डाउट? जब तक आप अप्रोच को नहीं समझोगे आपको समझ में नहीं आता है एमसीक्यू। मैंने ये भी सिखा दिया कैसे स्टार्ट करना, कैसे एंड करना, कैसे सोचना। कोई दिक्कत है क्या इसमें? चलो फटाफट सॉल्व करके बताओ धनाधन। एफएल दिया है, मुझे लग रहा है कि फास्ट कर सकते हो ना। अभी एक क्वेश्चन के लिए 20 मिनट स्पेंड करना तो मुझे लग रहा है ये वायबल ही नहीं है, ये एब्सोल्युटली नॉट वायबल। आई जस्ट विल गिव यू डायरेक्शन और घर पे जाके उसको प्रॉपर्ली सॉल्व करोगे क्या? अरे यस और नो? फटाफट लिख दो, एफएल का आंसर लिख दो, स्टार्ट स्ट्रेट अवे। एफएल क्या आएगा? एफएल इज इक्वल टू, एकदम स्पीड से, हाँ
क्योंकि यहां पे यू कांट एक्सपेक्ट कि सर एक एक क्वेश्चन के 15-15 मिनट दो, 50 क्वेश्चन है, 10 दिन में सॉल्व नहीं होंगे बेटा। तो एफएल का आंसर क्या आ जाएगा आपका? नहीं, एफएल आपको दिया है, आपके पास एफएल कितना दिया है? 2 दिया हुआ है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ईबीआईटी आएगा, क्या आएगा आपका? ईबीआईटी। और ईबीआईटी आ रहा है 40 लाख। कितना आ रहा है आपका? 40 लाख। बेटा आप अभी फिलहाल सिर्फ आंसर लिख लो, ईबीआईटी कितना आ रहा है? 40 लाख। आंसर लिख लो सिर्फ। उससे क्या ओएल का फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे क्या? ओएल का फॉर्मूला क्या है? कॉन्ट्री डिवाइड बाय ईबीआईटी। तो बताओ कॉन्ट्री क्या आ जाएगा आपका? 1.20 लाख। कितना आ जाएगा? 1.20 लाख, सॉरी 1. अच्छा ये 40 लाख है ना, इंटू 3 क्या हो जाएगा? 1 करोड़ 20 लाख। 1 करोड़ 20 लाख। सिर्फ आंसर लिख लो बेटा। एक एक क्वेश्चन टेक 15 मिनट्स। आप इसे सॉल्व करोगे तो अपने पास इतना टाइम नहीं है, यू कैन अंडरस्टैंड, हमने ऑलरेडी टाइम स्पेंड कर दिया है। तो एक एक मिनट में एक एक क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। तो मैं 50 मिनट 50 क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूं आपको। इज दैट क्लियर? ओके, तो बताओ आपका सेल्स, इससे क्या आ जाएगा आपका? सेल्स। आप है ना वो प्रोसेस लिख लो, ताकि घर पे जाके आपको सॉल्व करने में काम में आएगा, और प्रॉपर्ली डिस्क्रिप्टिव पैटर्न से सॉल्व कर लेना उसको, ताकि कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा आपका। ये सेल्स कितना आ गया आपका? तो सेल्स कैसे आएगा? कॉन्ट्री डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन रेशियो। तो सेल्स कितना आ गया? 3 CR। कितना आ गया? 3 CR। सेल्स का आंसर लिख दो। सेल्स कितना आ गया? 3 CR। तो क्या अब वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, हाँ एक सेकंड, आपके पास सेल्स आया, क्या आपके पास वेरिएबल कॉस्ट रेशियो क्या परसेंटेज फॉर्म में दिया हुआ है क्या? तो उसको परसेंटेज से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या वेरिएबल कॉस्ट क्या अमाउंट फॉर्म में आ जाएगा क्या? तो क्या क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर आ गया क्या आपका? मतलब क्वेश्चन 50 का आंसर क्या आएगा? 50 का ऑप्शन रहेगा बी। दिया है क्या ऑप्शन आपके पास? कौन सा है? 1 करोड़ 80 लाख। डी है क्या? ओके, ऑप्शन क्या है आपका? डी। कोई भी दिक्कत? बेटा मैंने कहा प्लीज, हाँ जो ऑफेंडेड फील ना करें, ये फास्ट नहीं है, मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा, नहीं तो 50 क्वेश्चन सॉल्व करने के 10 दिन जाएंगे। और मेरे बात समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहा है? क्वेश्चन ये प्रोसेस समझ में आ गया क्या? 49, क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 फटाफट। क्वेश्चन 49 क्या लिखा है? सेम क्वेश्चन लेकिन फाइंड क्या करना है? फिक्स कॉस्ट। क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन सेम है, लेकिन फाइंड क्या करना है? फिक्स कॉस्ट। बताओ फिक्स कॉस्ट कैसे फाइंड करोगे? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होता है? ईबीआईटी। क्या कंट्रीब्यूशन पता है? क्या ईबीआईटी कैलकुलेट किया था क्या? तो क्या आ जाएगा? फिक्स कॉस्ट आ जाएगा क्या? तो क्या आएगा? फिक्स कॉस्ट 80 लाख। सेम क्वेश्चन, रिक्वायरमेंट डिफरेंट, और रिक्वायरमेंट क्या फाइंड करना है? फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट के लिए क्या कॉन्ट्री पता है ना आपको, और क्या पता है? ईबीआईटी। तो इससे क्या मिल जाएगा? फिक्स कॉस्ट। बताओ फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी? 80 लाख। कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन? ओके, तो 49 का ऑप्शन क्या आएगा? सी। 48 अगेन सेम क्वेश्चन, रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है। कंट्रीब्यूशन क्या फाइंड करना है? कंट्रीब्यूशन वो तो आपने फाइंड कर ही लिया था ना बेटा। बताओ कंट्रीब्यूशन कितना आया था? 1 करोड़ 20 लाख। 1 करोड़ 20 लाख। तो क्या 49 का ऑप्शन सी है? तो 48 का क्या ऑप्शन ए है क्या? सेम क्वेश्चन है बेटा, कोई प्रॉब्लम? ओके, क्वेश्चन नंबर 47, ऑपरेटिंग लीवरेज कितना दिया है? 3, फाइनेंशियल लीवरेज 2। वापस सेम क्वेश्चन, लेकिन फाइंड क्या करना है? ईबीआईटी। वो तो पहले ही आ गया था क्या आपका? मतलब ईबीआईटी कितना आया था? 40 लाख। तो क्या 47 का ऑप्शन क्या बी होगा क्या आपका? इफ कंबाइंड लीवरेज इज 2, ऑपरेटिंग लीवरेज इज 1, देन फाइनेंशियल लीवरेज इज इक्वल टू। बताओ कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला क्या है? कंबाइंड लीवरेज इज इक्वल टू ऑपरेटिंग लीवरेज मल्टीप्लाई बाय फाइनेंशियल लीवरेज। कॉन्सेंट्रेशन एकदम सुपर्ब होना चाहिए, तब जाके स्पीड आ सकती है, अदरवाइज स्पीड नहीं आएगी, इधर उधर देखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है क्या? आई कांट गो, एकदम हल्लू हल्लू नहीं जा सकता हूं, यू कैन अंडरस्टैंड। हाँ, ये बच्चे ऐसे देख रहे मेरे सामने कि सर इतना फास्ट क्यों जा रहे? फास्ट नहीं जा रहा हूं, ये तो सब पढ़ा दिया है अभी। क्यों अपने आप बंद हो गया? कोई बंद करके जा रहा है? और उसको समझ भी नहीं आता होगा मैं क्या बोल रहा हूं। कंबाइंड लीवरेज इक्वल टू क्या होगा? ऑपरेटिंग लीवरेज मल्टीप्लाई बाय फाइनेंशियल लीवरेज। तो बताओ फाइनेंशियल लीवरेज कितना? क्या पता है? क्या फाइंड करना है नलायक को? कंबाइंड पता है तो क्या 2 लिखोगे ना यहाँ पे? ऑपरेटिंग पता है तो क्या आ जाएगा? फाइनेंशियल। तो फाइनेंशियल कितना आएगा? 2। कोई दिक्कत? 46 ऑप्शन क्या? कुछ लिखोगे, ऐसे मुंडी नहीं हिलाना है करके, ठीक है ना? कुछ कुछ लिखते जाओगे साथ साथ में। मिस पटना लिखा? हाँ लिखा क्या? लिखना पड़ेगा, देख के कुछ नहीं होता है, उधर नहीं, बुक में लिखने का, नोटबुक में। उसमें तू कितना लिख पाएगी 50 क्वेश्चंस को? नोटबुक में लिख। हाँ 45 घर पे जाकर कुछ याद नहीं आएगा, कुछ स्टेप्स लिखे होंगे तो याद आ जाएगा। कंबाइंड लीवरेज 2, सेल्स डिक्रीजेस बाय 20%। अरे बाप रे बाप, ये तो मुझे नहीं आता बेटा, ये तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। कंबाइंड लीवरेज 2, उसका मीनिंग इज बाय 1%, ईपीएस इंक्रीजेस बाय 2%।
तो बताओ सेल्स डिक्रीजेस, अच्छा यहां सेल्स इंक्रीज नहीं है, सेल्स क्या है, डिक्रीज है, क्योंकि मूवमेंट तो बाय डायरेक्शनल है, करेक्ट है ना, वो अपवर्ड भी है तो वो डाउनवर्ड भी है। तो मुझे बताओ सेल्स अगर डिक्रीज हुआ 20% तो ईपीएस 40%, हेलो करेक्ट है। सेल्स कितने परसेंट डिक्रीज हुआ, 20%, तो ईपीएस 40%। को कैलकुलेशन करना है, हो जाएगा तो कितना परसेंट आएगा, 40%। तो ऑप्शन क्या आएगा, बी। अच्छा एक मिनट, बच्चा देखो क्या खतरनाक कंफ्यूज होता है। हाँ 2 मिनट लिखा बंद, मुझे एक समझाना है, आगे के क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। 2 मिनट डिस्कशन नहीं बीच में, ध्यान दो। ऑपरेटिंग लीवरेज 5 क्या, हाँ तो बोलो ना, हाँ मीनिंग, अच्छा EBIT इंक्रीज बाय 50%, तो सेल्स इंक्रीज बाय, देखो देखो गए काम से गए, हाँ देखा ना, नहीं समझता है वो, एक ही डायरेक्शन समझती हैं। उस स्कूल में जैसे कराते थे ना, एक क्वेश्चन कह रहा है, ऐसे 10 क्वेश्चन आने चाहिए। एक सेकंड, हर बार क्या आता है पता है क्या, सेल्स और ईपीएस का, सॉरी सेल्स और EBIT का रिलेशन, करेक्ट। तो हर बार कहते हैं कि सेल्स इतने से इंक्रीज हुआ तो EBIT कितने से, तुरंत बोलते हैं। लेकिन अभी देखो क्वेश्चन ने क्या बोला, EBIT इतने से इंक्रीज हुआ तो सेल्स कितने से, तो रुक जाता है। आंसर से मतलब नहीं है, नहीं समझ रहे बच्चे मेरी बात को। अरे खोपड़ी में बात जा रही है कि नहीं जा रही है, तो आपको रिवर्स भी तो पूछ सकते हैं ना, कि हर बार ऐसे थोड़ी पूछेंगे सेल्स इतना तो EBIT कितना, सेल्स इतना तो EPS कितना, EBIT इतना तो EBT कितना, ऐसा थोड़ी पूछेंगे हर बार। उल्टा भी पूछ सकते हैं, नहीं सर ऐसा नहीं पूछना चाहिए, लेकिन पूछेंगे ना आपको यार, समझ तो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, देखते हैं कितना समझते हैं। हाँ आगे बढ़ो। 44 बीच में डिस्कशन नहीं दोस्तों, हाँ नलायको सॉरी। कंबाइंड लीवरेज कितना है, 2। EPS डिक्रीजेस इंक्रीजेस बाय, देखो आया आया, हाँ EPS इंक्रीजेस बाय 20%, तो सेल्स इंक्रीज, सेल्स विल बी, अच्छा कंबाइंड लीवरेज कितना दिया बोलो, 2। कंबाइंड लीवरेज का रिलेशन किसके साथ, सेल्स और EPS के साथ। इसका मीनिंग बताओ, सेल्स अगर 1% से इंक्रीज हुआ तो मुझे बताओ EPS कितने परसेंट से, 2%। एक मिनट बताओ, हमें क्या फाइंड करना है, क्या हमारे पास इंक्रीज इन EPS दिया हुआ है, बताओ EPS कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ है, 20%, तो क्या इसका हाफ होगा क्या, कितने परसेंट से होगा, 10%। मैंने ऐसे लिखा, ये समझ में आ रहा है कि बाउंसर है 100%। आप भी ऐसा कुछ लिख दोगे फटाफट फटाफट, ताकि घर पे जाके समझ में आ जाए एकदम स्पीड से, फास्ट। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत इसमें, ओके। तो 44 का ऑप्शन क्या आएगा, डी। शैल आई प्रोसीड। 43 क्या है, इफ कंबाइंड लीवरेज 2 सेल्स, अच्छा ये तो वही क्वेश्चन है। अब सेल्स का इंक्रीज दिया है कितना परसेंट, 2%, तो EPS तो उसे डबल ही जाएगा ना, कितना परसेंट जाएगा, 40%। तो क्या 43 का ऑप्शन ही आएगा क्या, बोल रहा हूं समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्या है आपका 42, FL दिया है 2, EBT इंक्रीजेस बाय 20%, देन EBIT, एक सेकंड, FL का रिलेशन किसका किसके साथ, EBIT का EBT के साथ। FL 2 दिया, इसका मतलब क्या, EBIT 1% से इंक्रीज, तो EBT कितने परसेंट से, 2%। तो इंक्रीज इन क्या दिया है आपके पास, EBIT दिया है कि EBT दिया है, इंक्रीज इन EBT दे के रखा है ना। EBT कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, 20%। तो क्या आपको लगता है इससे आधा होगा ये, तो ये कितने परसेंट होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस डिवाइड बाय दिस, अग्रीड है, कोई दिक्कत। शैल आई प्रोसीड। तो ऑप्शन क्या आएगा उसका, 42 का ऑप्शन डी आएगा क्या, ये डाउट पूछो, समझ में आ रहा है कि वापस एक्सप्लेनेशन दूं, अंडरस्टूड, ओके। 41, इफ फाइनेंशियल लिवरेज, सॉरी एक काम करते हैं अभी ना, मुझे लग रहा है वैसे के वैसे सब क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ, देखते हैं कितना आता है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ। EBIT EBT is a formula for business risk, क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा वहां गड़बड़ घोटाला हो गया है क्या, जरा मुझे बताओ क्या आ गया।
अच्छा 2.4 पे आ जाओ, नहीं 2.4 नहीं, नो 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 नो, एडिशनल एमसीक्यूज लिखे हैं ना, वहां आ जाओ। 2.7 कहां पे आ जाओगे? 2.7 EBIT EBT इज द फॉर्मूला फॉर, ओह क्या गजब। हाँ तो ऑप्शन क्या आएगा? बी, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT। मेरे को तो आता ही नहीं है ये। ओके, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBT, combined leverage. Oh my god, if sales 10 lakhs, EBIT 5 lakhs, Contri 7 lakhs, EBT 2 lakhs, then operating leverage। पहले फॉर्मूला सोच लो ऑपरेटिंग लिवरेज का। Contri डिवाइड बाय EBIT, तो क्या Contri दिया है क्या? कितना दिया है? 7 lakhs, 7 डिवाइड बाय क्या करोगे? 5, तो क्या 1.4 आएगा क्या आपका? स्मार्ट बनोगे, फास्ट फास्ट लिखोगे। ओके तो क्या 4 का ऑप्शन भी आ जाएगा क्या? कोई दिक्कत बेटा इसमें? ओके 5 इफ सेल्स 10 लाख, सेल्स कितना है? 10 lakhs, कंट्रीब्यूशन कितना है? 7 lakhs, EBT कितना है? 2 lakhs, तो फाइनेंशियल लिवरेज कितना होगा? 2.5। फाइनेंशियल लिवरेज कितना होगा? 2.5। कैसे बेटा? फॉर्मूला बोलो। EBIT डिवाइडेड बाय EBT, तो क्या 5 lakhs डिवाइडेड बाय 2 lakhs, क्या लैक्स कैंसिल हो जाएगा क्या? तो 5 डिवाइड बाय 2 क्या बच जाएगा? 2.5। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा इसमें? तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन क्या आएगा? सी। सबका हो रहा है, दिमाग चल रहा है? ओके क्वेश्चन नंबर 6, साहिल समझ रहा है क्या वहां पे? कंबाइन लिवरेज फाइंड करना है। कंबाइन लिवरेज का फॉर्मूला बोलोगे? कॉन्ट्री डिवाइडेड बाय EBT आएगा ना? हाँ, कॉन्ट्री डिवाइडेड बाय EBT। तो बताओ EBT कितना है? कॉन्ट्री कितना है बेटा? कॉन्ट्री है 7 lakhs, EBT कितना है? मैंने बीच में डिस्कशन करने से मना किया है। हाँ बिल्कुल डिस्कशन नहीं। 2 lakhs, तो क्या ये 3.5 आ जाएगा क्या? ओके व्हाट नेक्स्ट? ऑपरेटिंग लिवरेजेस 2, नहीं तो 6 का ऑप्शन तो आ जाएगा आपका, ये डी आ जाएगा। 7th, ऑपरेटिंग लिवरेज 2 गिव्स अस द रिलेशन बिटवीन सेल्स एंड EBIT। फाइनेंशियल लिवरेज 2 गिव्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन EBT। कंबाइंड लिवरेज 2 गिव्स अस द रिलेशन बिटवीन सेल्स एंड EPS। तो क्या ये सब समझ में आ रहा है क्या? फिर है आपका 10th, कंबाइंड लिवरेज विल बी हायर इफ, अच्छा एक सेकंड, अभी तो मैंने डिस्कशन किया आपके साथ। कंबाइंड लिवरेज हायर कब होगा? कंबाइंड लिवरेज तो क्या दोनों फिक्स कॉस्ट आ जाती है क्या? जब आपका ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट और इंटरेस्ट दोनों क्या इंक्रीज होगा, तो क्या कंबाइंड लिवरेज इंक्रीज होगा क्या? तो क्या होगा? वी इंक्रीज फिक्स एंड इंटरेस्ट बोथ कॉस्ट, तो क्या कंबाइंड लिवरेज इंक्रीज होगा क्या? कोई दिक्कत इसमें? अरे कोई कंफ्यूजन? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाई अजय तेरा ध्यान नहीं है भाई। ध्यान है लेकिन खोया खोया है। बॉडी लैंग्वेज पूरी एकदम अपोजिट है। ऑपरेटिंग लिवरेज विल बी हायर इफ वे इंक्रीज फिक्स कॉस्ट। अभी पूरा डिस्कशन हुआ, तो क्या 11th का ऑप्शन ये आएगा क्या आपका? और 10th का ऑप्शन क्या आता था? सी। हाँ ठीक है। 12, फाइनेंशियल लिवरेज विल बी हायर इफ वे इंक्रीज इंटरेस्ट कॉस्ट, तो 12 का ऑप्शन क्या आएगा? बी आएगा। 13, इफ ऑपरेटिंग लिवरेज इज 2, कंबाइंड लिवरेज इज 5, फाइनेंशियल लिवरेज विल बी, तो मुझे बताओ फॉर्मूला क्या है? कंबाइंड लिवरेज इज इक्वल टू ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाई बाय फाइनेंशियल लिवरेज। तो बताओ ऑपरेटिंग लिवरेज कितना है? नहीं, कंबाइंड लिवरेज कितना दिया हुआ है? 5, ऑपरेटिंग लिवरेज 2, तो फाइनेंशियल लिवरेज कितना होगा? क्या 2.5 होगा क्या? बच्चों आप फास्ट फास्ट लिखोगे, दिमाग कंसंट्रेशन स्ट्रांग होगा तो ही फास्ट कर पाता है बच्चा, अदरवाइज इधर उधर देखना पड़ता है। अपना कंसंट्रेशन मेंटेन रखो, फास्ट लिखोगे। इज दैट क्लियर? कुछ तो नोट डाउन, कैसे मुंडी हिलाने से कुछ नहीं होने वाला है, हर चीज लिखना पड़ेगा कुछ ना कुछ। हाँ, इफ ऑपरेटिंग लिवरेज इज 2, फाइनेंशियल लिवरेज इज 5, देन कंबाइंड लिवरेज विल बी 10। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे क्या? तो 14 का ऑप्शन क्या आएगा? ए। इफ फाइनेंशियल लिवरेज इज 2, कंबाइंड लिवरेज इज 5, ऑपरेटिंग लिवरेज विल बी 2.5। ये तो कल भी आपने सॉल्व किया होता ना तो भी सॉल्व हो जाता था। जिसने किया होगा उसका कॉन्फिडेंस अभी आज ज्यादा इंक्रीज होगा। 2.5, ऑपरेटिंग लिवरेज हेल्प्स इन एनालिसिस ऑफ बिजनेस रिस्क। अभी समझा गया डिस्कशन? क्योंकि ऑपरेटिंग लिवरेज तक कौन सा रिस्क आता है? बिजनेस। उसके बाद कौन सा रिस्क जाता है? फाइनेंशियल। तो क्या क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन क्या आएगा? ए। ओके,
नेक्स्ट विच क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, फाइनेंशियल रिस्क। तो क्या कौन सा ऑप्शन है 17, क्या 17 का ऑप्शन डी जाएगा क्या आपका? क्या ये आंसर आपको सोचना पड़ रहा है कि नेचुरली समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात हो रही है क्या इसमें? ओके वंडरफुल। 18 कंबाइंड लिवरेज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओएल एंड एफएल बाय देयर मल्टीप्लिकेशन। तो क्या 18 का ऑप्शन सी आएगा क्या? हाई डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज मींस हाई डेट प्रपोर्शन। डेट मतलब बोरोइंग्स, बोरोइंग्स ज्यादा होगा तो इंटरेस्ट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। लोअर डेट नहीं, इक्वल डेट एंड इक्विटी नहीं। बस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपका हायर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज कब आएगा? जब फिक्स कॉस्ट, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट क्या होगी? हायर होगी। तो फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट हायर कब होगा? जब डेट क्या होगा? हायर होगा। आई होप यू गेट माय पॉइंट। तो बताओ 19 का ऑप्शन क्या आएगा? ए 20 ऑपरेटिंग लिवरेज अराइजेस बिकॉज ऑफ फिक्स कॉस्ट बोलो या फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलो, इज वन एंड द सेम थिंग। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? तो ऑप्शन क्या आएगा? ए 21 फाइनेंशियल लिवरेज अराइजेस बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट। तो क्या सी आएगा क्या आपका? ऑपरेटिंग लिवरेज इज कैलकुलेटेड एज कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। तो क्या उसका ऑप्शन ए आएगा क्या? 23 फाइनेंशियल लिवरेज इज कैलकुलेटेड ईबीआईटी डिवाइडेड बाय पीबीटी। इसमें कोई दिक्कत? विच कॉम्बिनेशन इज जनरली गुड फॉर अ फर्म? एक सेकंड, इसका इस क्वेश्चन का आंसर मैं कल एक थियोरेटिकल डिस्कशन करूंगा, उसके बाद आपको मिल जाएगा। अभी मैं समझाने जाऊंगा तो अननेसेसरी टाइम में डिबेट हो जाऊंगा। तो ये 24 क्वेश्चन का आंसर मैं कल थियोरेटिकल डिस्कशन करूंगा, लेकिन उसका करेक्ट ऑप्शन सी है। करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी है। इसका डिस्कशन मैं पेंडिंग रखता हूं, कल मैं थियोरेटिकल डिस्कशन करूंगा, उस पर कंप्लीट हो जाएगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 25 कंबाइंड लिवरेज कैन बी यूज्ड टू मेजर रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड ईपीएस। ओके एफएल इज 0 इफ एफएल 1 नहीं पूछा है, 0 पूछा है। ओके एक मिनट पे समझाता हूं, प्लीज पे अटेंशन। कॉन्ट्री माइनस फिक्स कॉस्ट, कॉन्ट्री माइनस फिक्स कॉस्ट क्या आया? ईबीआईटी आया। ध्यान दे दोगे, मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। माइनस इंटरेस्ट क्या आ जाएगा? ईबीटी। एफएल फॉर्मूला क्या है? ईबीआईटी ध्यान दोगे प्लीज, ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी। तो एफएल कितना आ जाएगा? 1.33 करके देखो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है? एफएल क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो एफएल 0 होने के लिए आपको नहीं लगता है कि कंट्रीब्यूशन अगर 1 लाख है, आपका फिक्स कॉस्ट क्या आएगा? 1, अरे फिक्स कॉस्ट भी अगर 1 लाख है तो ईबीआईटी क्या आएगा? 0। और आपका एफएल का फॉर्मूला क्या है? एफएल इज इक्वल टू ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। अगर आपका ईबीआईटी ही 0 होगा तो क्या एफएल 0 ही आएगा क्या आपका? ईबीआईटी अगर आपका 0 होगा तो एफएल क्या आएगा? 0। देखो एफएल अगर नहीं मुझे बताओ, एफएल अगर 1 है उसका मीनिंग फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट नहीं है। जब फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट नहीं होगा तो एफएल क्या होगा? 1। एफएल क्या होगा? 1। बच्चे नहीं समझ पा रहे मेरी बात को। लेकिन एफएल क्या डिमांड किया? 1 डिमांड किया कि 0 डिमांड किया है? तो ईबीआईटी 0 होगा तो एफएल क्या होगा? 0। अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है। नहीं समझे मेरी बात? आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। लेकिन एफएल 1 है उसका मतलब फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट नहीं है। फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट नहीं होगा तो एफएल 1 आएगा, 0 नहीं आएगा। अभी डिस्कशन हुआ ना, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट नहीं है उसका मतलब 2 बताया मैंने। ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होगा? 1। और दूसरा जितना सेल्स का इंक्रीमेंट उतना ही ईबीआईटी का इंक्रीमेंट होगा क्या आपका? आई होप यू कनेक्ट दिस पॉइंट। कोई दिक्कत वाली बात है क्या बच्चों? ये ओके। तो बताओ एफएल 0 का मतलब समझ में आया क्या? एफएल 0 का मतलब क्या होगा? ईबीआईटी 0। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लो। एफएल 0 इफ ईबीआईटी इज 0। तो 26 का ऑप्शन क्या आएगा? बी। आई होप यू अंडरस्टैंड। कोई डाउट है? ओके 27 बिजनेस रिस्क कैन बी मेजर्ड बाय ऑपरेटिंग लिवरेज। आई होप यू कनेक्ट दिस पॉइंट। उसके बाद फाइनेंशियल लिवरेज मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन ईबीआईटी एंड पीबीटी। क्या 28 का ऑप्शन ये आएगा क्या?
यूज ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इन कैपिटल स्ट्रक्चर। अच्छा, कल मैंने एक सेकंड कैपिटल स्ट्रक्चर पे डिस्कशन किया था। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब कंपनी के पास इक्विटी शेयर कैपिटल है, कंपनी के पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, कंपनी के पास क्या है, डेट है, तो एक कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर है। क्या है कंपनी का कैपिटल? अच्छा, कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर क्या लिखा है? यूज ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इन कैपिटल स्ट्रक्चर, यूज ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इन कैपिटल स्ट्रक्चर। एक सेकंड ध्यान देना प्लीज, पे अटेंशन। मेरी एक कंपनी है, मेरी एक कंपनी में फिलहाल इक्विटी शेयर कैपिटल है और डेट है। क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल है और डेट है। सुनो मेरी बात ध्यान से, मेरी कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल है और डेट है। मैंने और प्रेफरेंस ऐड किया। क्या किया? प्रेफरेंस ऐड। प्रेफरेंस ऐड करूंगा तो क्या फिक्स डिविडेंड जाएगा? तो मैं कौन सी फिक्स कॉस्ट ऐड कर रहा हूं? फाइनेंशियल। और फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट ऐड होने से क्या फाइनेंशियल लिवरेज इंक्रीज होता है? अरे यस और नो? समझ में आया कि नहीं आया? मेरे, चलो मैं बोल रहा हूं, मेरे कैपिटल स्ट्रक्चर में सिर्फ इक्विटी है। सिर्फ क्या है? इक्विटी। तो बताओ डेट है कि नहीं है? तो इंटरेस्ट क्या? जीरो। प्रेफरेंस है कि नहीं है? तो इंटरेस्ट, अरे तो प्रेफरेंस डिविडेंड क्या? जीरो। अरे है ना? तो फाइनेंशियल लिवरेज क्या? नहीं जीरो। देखो जीरो आया आंसर कहीं से, जीरो की वन। जब इंटरेस्ट नहीं होगा, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट नहीं होगी, तो एफएल क्या होगा? वन। अरे नहीं समझे बच्चे, मैं कह रहा हूं सिर्फ इक्विटी था, डेट लेके आया। क्या लेके आया? डेट। तो क्या इंटरेस्ट आएगा? इंटरेस्ट आएगा तो क्या अब एफएल इंक्रीज होगा? प्रेफरेंस लेके आया तो क्या प्रेफरेंस डिविडेंड जाएगा? तो अब और एफएल इंक्रीज होगा क्या आपका? आई होप यू कैन मेक माय पॉइंट क्लियर। अब बताओ क्या लिखा है? यूज ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इन कैपिटल स्ट्रक्चर इंक्रीजेस एफएल। तो क्या ये ऑप्शन बराबर है क्या? 29 का ऑप्शन बी। डाउट है तो पूछ लो बेटा। ओके, क्वेश्चन पर डाउट पूछने में कभी भी ये मत शर्माना मत बेटा, तो दिक्कत हो जाएगी, समझ में नहीं आएगा। रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन सेल्स एंड चेंज इन ईपीएस इज मेजर्ड बाय कंबाइंड लिवरेज। तो 30 का ऑप्शन क्या आएगा? बी। 31 ऑपरेटिंग लिवरेज वर्क्स व्हेन सेल्स इंक्रीजेस, सेल्स अरे दोनों डायरेक्शन है ना, तो क्या आएगा? बोथ ए एंड बी। तो क्या ऑप्शन सी करेक्ट होगा क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? अच्छा वो एक सेकंड, ऑप्शन करेक्ट करना है आपको। ऑप्शन नंबर ए में मल्टीप्लीकेशन कर दो। कंबाइंड लिवरेज इज इक्वल टू ओएल मल्टीप्लाई बाय एफएल। तो अब तो मैंने बोली दिया ना, अब ये क्या चिल्लाने का उसमें। हाँ मुझे तो 33 इफ फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज जीरो, जीरो है। फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब फिक्स कॉस्ट, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट जीरो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ओएल इज जीरो। नहीं, अरे फिक्स कॉस्ट जीरो होगा तो ओएल क्या आएगा? वन। एफएल जीरो, सवाल एफएल का तो रिलेशन ही नहीं उसके साथ। सीएल जीरो, रिलेशन ही नहीं है, तो मतलब क्या आएगा? नन ऑफ द अबव। अरे करेक्ट है ना? ये कॉन्सेप्चुअल थ्योरी क्वेश्चन है। समझो आपका फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब फिक्स कॉस्ट, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट जीरो है, तो आपका ओएल क्या होना चाहिए? वन। कहीं दिख रहा है ओएल वन वाला ऑप्शन? एफएल का तो उसका कोई रिलेशन ही नहीं बनता है। नहीं समझ रहे बच्चे? तो बताओ क्या होगा? ओएल क्या है? जीरो, रॉन्ग। एफएल जीरो, सीएल जीरो, रॉन्ग। नन ऑफ दी अबव। तो क्या 33 का ऑप्शन डी आएगा क्या आपका? 34 इफ अ फर्म हैज नो डेट विच वन इज करेक्ट? एफएल इज वन। ओके, तो 35 का ऑप्शन क्या है? 34 का ऑप्शन क्या आएगा? बी। 35 इफ अ कंपनी इश्यूज न्यू शेयर कैपिटल टू रिडीम डिबेंचर्स, टू रिडीम डिबेंचर्स। अच्छा, ये शेयर कैपिटल का मतलब इक्विटी मान लेना। क्या मान लेना? इक्विटी। टू रिडीम डिबेंचर्स देन एफएल विल डिक्रीज। एक सेकंड रुक जाओ, मैं एक्सप्लेनेशन दे दूं, प्लीज पे अटेंशन, ध्यान दे दो। पहले बताओ डिबेंचर रिडीम करने का मीनिंग क्या? जो पैसा लिया है, एक सेकंड, डिबेंचर का मतलब क्या होता है? लोन टेकन फ्रॉम पब्लिक। पब्लिक से लोन लिया तो क्या उसको वापस देना पड़ेगा? उसी रिडम्पशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिडम्पशन। रिडीम करने के लिए मतलब लोन को वापस देने के लिए हम क्या कर रहे हैं? नहीं, लोन को वापस देना तो पैसा वापस देना, तो पैसा तो चाहिए ना। पैसा तो, बिगर पैसे का आप लोन कैसे रिपेमेंट कर सकते हो? समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? डिबेंचर को रिडीम करना है, उसका मतलब लोन का रिपेमेंट करना है। क्या करना है? लोन का। और लोन का रिपेमेंट करने के लिए कैश चाहिए, तो वो कैश लाने के लिए कंपनी ने शेयर्स इश्यू किए, इक्विटी इश्यू किया। क्या इश्यू किया? तो इक्विटी इश्यू किया तो पैसा आया, और उसी पैसे से डेट का पेमेंट कर दिया। तो बताओ, इक्विटी
आया और डेट गया, इक्विटी पे डिविडेंड फिक्स होता, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट मोर डिविडेंड, लेस प्रॉफिट लेस डिविडेंड, नो प्रॉफिट्स नो डिविडेंड, कोई फिक्स ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई लीगल कमिटमेंट नहीं है। लेकिन प्रेफरेंस में और डेट में लीगल कमिटमेंट होता है, लीगल ऑब्लिगेशन होता है, यहां पे कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। तो इक्विटी आया और डेट गया, मतलब क्या आपका इंटरेस्ट कम होगा? अरे हाँ है ना, इंटरेस्ट कम होगा, मतलब क्या फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट कम होगी? अगर फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट कम होगी तो क्या एफएल डिक्रीज होगा? नहीं समझा? आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। हाँ देखो, कोई बच्चे के दिमाग में डाउट आ सकता है, सर आपने इक्विटी का अजम्पशन क्यों नहीं लिया, प्रेफरेंस का अजम्पशन, अरे इक्विटी का अजम्पशन क्यों लिया, प्रेफरेंस का अजम्पशन क्यों नहीं लिया? अरे भाई प्रेफरेंस का अजम्पशन इसीलिए नहीं लिया क्योंकि फिर तो आपको परसेंटेज देने पड़ते थे ना, कि इतना परसेंट वाला डेट गया तो इतना परसेंट वाला प्रेफरेंस आया, तो ये पॉसिबल नहीं था ये क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन में प्रेफरेंस का अजम्पशन लेना पॉसिबल नहीं था, इसलिए कौन सा अजम्पशन लिया? इक्विटी का। आई होप यू कनेक्ट माय पॉइंट क्लियर। कोई दिक्कत है इसमें? तो बताओ कौन सा आएगा, ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो 35 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? डी। तो क्या एफएल विल डिक्रीज? अरे डाउट है तो पूछो बेटा। हाँ, इफ अ कंपनी इश्यूज न्यू शेयर कैपिटल टू रिडीम डिबेंचर, पहले बताओ डिबेंचर का मतलब? लोन टेकन फ्रॉम पब्लिक। लोन लिया तो वापस देना पड़ेगा, वापस देने के लिए क्या चाहिए? कैश। वो कैश नहीं था तो कंपनी ने क्या इश्यू कर दी? इक्विटी। इक्विटी इश्यू करेंगे तो पैसा आया, और वो जो पैसा आया वो डेट पेमेंट पे गया। अरे हाँ है ना, तो डेट तो कम हुआ ना, डेट कम हुआ, डेट मतलब कम हुआ तो आपका इंटरेस्ट भी कम हुआ, इंटरेस्ट कम होगा तो एफएल तो कम ही होगा। अरे यस और नो? एक सेकंड, इंक्रीज इन ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट इंक्रीजेस द ऑपरेटिंग लिवरेज, डिक्रीज इन ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट डिक्रीजेस द ऑपरेटिंग लिवरेज, increase in financial fixed cost increase the financial leverage, decrease in financial fixed cost decrease the financial leverage, no financial fixed cost, no operating fixed cost। तो क्या इक्विटी शेयर कैपिटल आया और डेट गया तो आपका इंटरेस्ट तो कम ही होगा, इंटरेस्ट कम होगा तो एफएल कम ही होगा। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। तो बताओ कोई दिक्कत अभिषेक? 36 का ऑप्शन सी, सॉरी 35 का ऑप्शन डी, कोई दिक्कत? 36, if firm has degree of operating leverage 2.8, it means sales increases by 1%, EBIT will rise by 2.8%। क्या ऑप्शन सी आएगा क्या? ऑप्शन सी। 37, higher OL is related to use of higher fixed cost। जब भी क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट लिखा है, फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट लिखा है, तो मान लेना फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट है। क्या ये फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट? हायर एफएल रिलेट्स टू द यूज ऑफ हायर डेट। समझ में आ रहा है क्या ये? ओके। 39, if operating leverage is 2, sales increases by 20%, then EBIT will be increased by 40%। क्या डबल हो जाएगा क्या? तो EBIT कितना परसेंट आएगा? 40%। तो ऑप्शन क्या आएगा? ए। अभी देखो रिवर्स क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन रिवर्स है, ऑपरेटिंग लिवरेज 2 है, EBIT अभी देखो सेल्स का इंक्रीज नहीं दिया है, किसका इंक्रीज दिया है? EBIT। किसका इंक्रीज दिया है? EBIT। तो EBIT का इंक्रीज कितना है? 20%। तो सेल्स का इंक्रीज कितना होगा? 10% होगा। अरे ये समझाऊं कि समझ में आया? 100%? शैल आई एक्सप्लेन? तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? डी आएगा क्या? करेक्ट है क्या? रिवर्स डायरेक्शन में सोचना है। नेक्स्ट क्या है आपका? 41, इफ फाइनेंशियल लिवरेज इज 2, EBIT increases by 20%, then EBT will increase by 40%। डबल ही होगा ना, क्योंकि फाइनेंशियल लिवरेज का रिलेशन किसका किसके साथ है? EBIT का EBT के साथ। और 2 का मतलब क्या होता है? अगर EBIT 1% से इंक्रीज तो EBT 2%। तो आपका EBIT कितने परसेंट से जा रहा है? 20%। तो ये कितने परसेंट से जाएगा? 40%। क्या डबल ही होगा ना आपका? कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? अरे समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? तो क्या आएगा ऑप्शन आपका? 41 का ऑप्शन ए। What next? 42, if financial leverage is, क्या हो गया? ये हो गया? गजब। हाँ हो गया? Are you sure? ऐसे कैसे यार? अच्छा एक मिनट मुझे बताओ आपके पास क्या है और एमसीक्यू था।
क्या हो गया? 29. हाँ, यूज ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 29 नहीं समझा हर्षित को. यूज ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इन कैपिटल स्ट्रक्चर. सिंपल सा लॉजिक है यार. कैपिटल स्ट्रक्चर कल आया था तू? हाँ, इसलिए ना. कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब क्या? कंपनी के, इसीलिए बोल रहा हूँ एक एक लेक्चर की अपनी इंपॉर्टेंस है ना बेटा. कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब मेरे पास मेरी कंपनी की बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, डेट है. तो ये मेरी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर है. इक्विटी भी है, प्रेफरेंस भी है, डेट भी है. मान के चल मेरी बैलेंस शीट में सिर्फ इक्विटी है. क्या है? इक्विटी. इक्विटी है तो कोई फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट ही नहीं है. फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट इक्विटी में आती नहीं है क्योंकि इक्विटी का डिविडेंड फिक्स नहीं है. अब इक्विटी सिर्फ इक्विटी था, डेट लेके आया. क्या लेके आया? डेट. तो डेट लाऊंगा तो क्या इंटरेस्ट का फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा? तो क्या इंटरेस्ट इंक्रीज होगा तो एफएल इंक्रीज होगा. नहीं, फिर और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी लाया तो उसमें तो फिक्स परसेंटेज प्रेफरेंस डिविडेंड जाएगा. तो ये मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर है. दिस इज माय कैपिटल. मेरे कैपिटल देखो, इक्विटी भी कैपिटल है, प्रेफरेंस भी कैपिटल है. उसे ओनर्स कैपिटल कहते हैं. लेकिन जो डेट है उसे बोरोड कैपिटल कहते हैं. कौन सा कैपिटल कहते हैं? ये भी एक कैपिटल है. आप डिबेंचर इश्यू करते हो तो लोन कैपिटल है, डेट कैपिटल है, बोरोड कैपिटल है. कोई बैंक से लॉन्ग टर्म लोन लेके आए तो ये बोरोड कैपिटल है, ये लोन कैपिटल है, ये डेट कैपिटल है. तो आप लाओगे तो उसपे तो इंटरेस्ट फिक्स है. प्रेफरेंस इन करोगे तो उस पर डिविडेंड फिक्स है. तो उससे क्या इंक्रीज? अगर आपका फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है तो आपका फाइनेंशियल लिवरेज इंक्रीज हो रहा है. ये समझ में आ रहा है कि हाँ? ओके. तो आई थिंक एक सेकंड, मुझे डिस्क्रिप्टिव जो बाकी के एमसीक्यूज आप सॉल्व कर लेना, अभी सब सॉल्व हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको. ये एक मिनट, हम लोग थोड़ा आज देख लेते हैं एडिशन. हाँ जी, क्या बेटा? 9th 1 बेटा उसी टाइम पे पूछ लो तो अच्छा हो ना यार. कौन सा? हाँ, अभी बाद में पूछ ले बेटा उसको. मैं देख लूँ कौन सा क्वेश्चन वो मैं करवाता हूँ, जो लेक्चर के बाद पूछ ले बेटा. क्वेश्चन नंबर किसका अभी जो सॉल्व किया वो उसी टाइम पूछ लो ना बेटा. यार ऐसे क्यों करते हो तुम लोग यार? तो उसी टाइम पे क्या तुरंत फ्लो में बता दूं ना आपको मैं? वापस आप उसी टाइम पूछ लिया करो बेटा कि सर मुझे नहीं समझ, वापस बता दो. 31 ना. अगर वहां पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता तो प्रेफरेंस शेयर के परसेंटेज सब बराबर से डिस्क्लोज करने पड़ते हैं. कितना परसेंट वाला आ रहा है और डेट कितना परसेंट वाला जा रहा है. तो ये सारी बातों को ध्यान में रख के फिर डिसीजन ले पाते हैं. आप समझे नहीं? मेरे पास सिंपल सा लॉजिक है. ऐसे देंगे नहीं आपको क्वेश्चन क्योंकि एम्बिग्यूटी हो जाएगी बहुत ज्यादा. अगर मेरे पास डेट है 10% वाला, कितना वाला? 10% डेट, मुझे 10% क्या पे करना है? इंटरेस्ट. तो मैं प्रेफरेंस लाऊंगा तो सस्ता वाला ही लाऊंगा ना. मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है. आपके पास, आपको मोबाइल खरीदना है, आपके पास दो अपॉर्चुनिटी है, सेम मोबाइल सेम क्वालिटी सब कुछ बराबर है. एक दे रहा है 10,000 में, एक दे रहा है 8,000 में. कहां जाओगे? 8,000 वाले के पास जाओगे. तो मेरे पास 10% वाला डेट है. उसका मतलब क्या? जितना भी डेट है उस पर 10% मुझे इंटरेस्ट देना है. क्या देना है उस पर? इंटरेस्ट. तो अब मैं डेट दे के प्रेफरेंस क्यों लाऊं ना? क्योंकि प्रेफरेंस में तो डिविडेंड ही देना है मुझे, वो भी तो फिक्स है. आप बात समझे क्या? मैं ऐसी चीज लाऊंगा अंदर जिससे मेरा खर्चा कम हो, इसलिए इक्विटी का अजम्पशन लिया, इसलिए प्रेफरेंस का अजम्पशन नहीं लिया. समझ में आया क्या? नहीं देंगे बेटा, टेंशन मत लो. आपके साथ इतना ना इंसाफी नहीं करेंगे. आपका क्या हिल जाओगे तो समझ में नहीं आएगा आपको. जितना मैंने करा है उतना ही करो, उससे एक वर्ड भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है. 100 में से 100 आएंगे, उससे ज्यादा चाहिए तो फिर करो कुछ ज्यादा बेटा. 100 तो बहुत हो गया ना. कभी देखा, कभी लाया भी नहीं होगा. कभी लाया क्या? तो सोचने का भी मतलब नहीं बनता है. अरे क्वेश्चंस कौन से पेंडिंग, एक बार चेक कर लो. मुझे बताओ कौन से क्वेश्चंस पेंडिंग है. हाँ जी, क्या?
पहले के क्वेश्चन बाद में डिस्कस करते हैं वो क्या नहीं नहीं अभी वो वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बाद में डिस्कस करता हूँ तुम्हें डाउट है मुझे पूछ लेना उसमें ठीक है ना सेपरेटली पूछ लो तो अभी तो क्या मुझे आगे कुछ पढ़ाना है तो रह जाएगा अरे भाई लेक्चर खत्म नहीं हुआ है तू क्यों खड़ा हो गया बैठ वापस नलायक कैसे बोला ये हर्षित तेरा ना राज खोल दूंगा ध्यान रखना फिर बड़ी दिक्कत होगी तेरे को बात बता दूं क्या अक्षत सबको वो कल से दिखेगा नहीं आपको सीधा दिल्ली वापस बोल दूं क्या अक्षत कुछ है ही नहीं ना तो कैसे बताओ ना करके एक काम करते हैं अभी कॉन्सेप्ट समझने की ताकत आप में नहीं रही है लेकिन क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं मेरे हिसाब से अब मैंने आज पर्पसफुली मोदी सर को लेट बुलाया एक मिनट एक काम करते हैं ना मोदी नहीं तो अब्बड़ कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा हाँ चलो ठीक है कोई लेक्चर बंद करते हैं आप ब्रेक ले लो जाओ